इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सिविल फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की क्लास डिजाइन ऑफ स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर की ले रहे हैं, जिसमें दूसरा चैप्टर है जॉइंट और कनेक्शन। जॉइंट ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो या दो से अधिक प्लेटें या अवयव जुड़ते हैं उसे जॉइंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जॉइंट कितने प्रकार का होता है। मेनली जॉइंट जो होता है दो प्रकार का होता है, पहला परमानेंट जॉइंट, दूसरा टेम्प्रोरी जॉइंट। परमानेंट जॉइंट मीन्स स्थायी जोड़ और टेम्प्रोरी जॉइंट मीन्स मतलब अस्थायी जोड़। परमानेंट जॉइंट होता क्या है कि परमानेंट जॉइंट एक रिजिड जॉइंट होता है, जिसकी वजह से जिसको दोनों अवयवों को डिसमेटल करके, जिन दो अवयवों को जोड़ा जा रहा है उसको डिसमेटल करके हम जो है दोबारा उसको नहीं बना सकते हैं, उसे बोलते हैं परमानेंट जॉइंट। और अगर हम दोबारा इस डिसमेटल करके बना सकते हैं तो उसको बोलेंगे कि वो जो है टेम्प्रोरी जॉइंट होता है। तो परमानेंट जॉइंट में जैसे पहला होता है जैसे रिवेटेड जॉइंट होता है, ठीक है, वेल्ड जॉइंट। रिवेटेड जॉइंट क्या होता है? रिवेट एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जो पिन नुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसको जोड़ने के लिए हम इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जिसको दो अवयवों को जोड़ने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। तो ये रिवेट होता है। उसी तरह से वेल्ड होता है, इसके बारे में आगे हम बताएंगे आपको कि रिवेट होता क्या है, ठीक है। पहले फिर इसी तरह से टेम्प्रोरी जॉइंट होता है। टेम्प्रोरी जॉइंट जो होता है वो दो प्रकार का होता है, जिसमें दो टेम्प्रोरी जॉइंट इस तरह से होता है कि जिसमें दो मेटल को डिसमेटल करके, दो अवयव जिसके द्वारा से वो जॉइंट बना हुआ है उसको डिसमेटल करके हम दूसरा फिर से जो है एक नया जॉइंट बना सकते हैं, तो उसको बोलेंगे टेम्प्रोरी जॉइंट। नाम से ही पता है कि ये टेम्प्रोरी जॉइंट है, जिसको मतलब दोबारा फिर से बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे बोल्ट जॉइंट, बोल्ट को नट और बोल्ट जो होते हैं उनको खोल करके हम दोबारा उस जॉइंट को बना सकते हैं। पिन जॉइंट हो गया, हिंज जॉइंट हो गया, ये सब क्या है परमानेंट टेम्प्रोरी जॉइंट के एग्जाम्पल होते हैं। दूसरा चीज़ होता है रिवेटेड जॉइंट। अब हम जो पहला पढ़ रहे हैं जॉइंट में, अब जॉइंट जो बनाया जाता है या तो रिवेट के द्वारा बनाया जाएगा, या तो बोल्ट के द्वारा बनाया जाएगा, या तो वेल्ड के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। जो भी जॉइंट बनेगा वो इन्हीं तीन या चार अवयवों से मिलकर के बनेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिवेट जॉइंट और रिवेटेड जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि बोल्ट जॉइंट, फिर बोल्टेड जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसी तरह से वेल्ड जॉइंट और वेल्डेड जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम रिवेट के बारे में बताते हैं आपको, रिवेट क्या होता है। जैसा कि हम जैसे रिवेटेड जॉइंट होते हैं, वो रिवेटेड जॉइंट में क्या होता है कि दो या दो से अधिक रोल्ड स्टील सेक्शन को जोड़ने के लिए रिवेट का इस्तेमाल किया जाता है, और इससे जो जॉइंट प्राप्त होता है उसको बोलते हैं रिवेटेड जॉइंट होता है। तो रिवेट क्या होता है? रिवेट सामान्यतः स्टील का माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है, जिसका एक पोर्शन जो होता है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। रिवेट जॉइंट में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक पोर्शन उसका ये पूरा स्टील रिवेट का स्ट्रक्चर होता है, जिसका ऊपरी हिस्सा जो होता है इसको बोलते हैं हेड, और जो निचला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं सैंक। आप लोगों ने स्टेशन पर जो ब्रिज बने हुए होते हैं जनरली उसमें देखा होगा कि उसमें जनरली रिवेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी एक सिरा चौड़ा होता है जिसको बोला जाता है हेड, दूसरा सिरा होता है कि पतला होता है, उसको बोलते हैं सैंक, ठीक है। और किसी भी रिवेट को उसकी सैंक की डाया के आधार पर, सैंक की डायमीटर जितनी होगी उसी के आधार पर जाना जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे रिवेट के बारे में। रिवेट कई प्रकार से क्लासीफाई किया जाता है। पहला जैसे ऑन द बेसिस ऑफ हेड, उसके हेड के आधार पर मतलब रिवेट का क्लासिफिकेशन किया जाता है। फिर उसके बाद जिस प्लेस पर उसकी रिवेटिंग की जा रही है, रिवेट लगाया जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ रिवेटिंग। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ पावर, फिर जो है ऑन द बेसिस ऑफ रिवेटिंग कंडीशन, जैसे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो ये मेनली इसी चार टाइप से डिवाइड किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ हेड, हेड की मतलब आकार के आधार पर जो है रिवेट मेनली जैसे स्नैप हेड होता है, पैन हेड होता है, पैन हेड विथ टेम्पर्ड नेक होता है, राउंडेड हेड होता है, फ्लैट हेड होता है, या फ्लैट काउंटर सैंक हेड होता है। इस तरह से जैसे मान लीजिए स्नैप हेड की बात की जा रही है, तो स्नैप हेड का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है।
जैसे उसकी जो ऊपरी सिरा जिसको हेड बोलते हैं, हेड जो चौड़ा होता है वो अगर मान लीजिए जो निचला सिरा होता है उसको शंक बोलते हैं। अगर मान लीजिए शंक की डाया जो है डी है, कैपिटल डी है, तो स्नैप हेड में जो हेड की चौड़ाई होगी ऊपरी सिरा वो 1.6 होता है, वो 1.6 डी होता है, और उसकी जो ऊंचाई होगी 0.7 डी के बराबर होगी। ठीक है। इसी तरह से पैन हेड होता है। पैन हेड में क्या होता है कि पैन हेड का जो ऊपरी सिरा होता है वो चौड़ा होता है। स्नैप हेड में क्या होता है, ऊपरी सिरा जो होता है थोड़ा गोलाकार होता है, और ये पैन हेड का ऊपरी सिरा क्या होता है, चौड़ा होता है। जैसे मान लीजिए आप समलंब के आकार का होता है, ट्रेपेजॉइडल के आकार का होता है देखने में, ये फिगर में आप देख रहे हैं। तो इसकी भी ऊपरी जो डायमीटर होती है 1.6 डी। यदि शंक की डायमीटर डी है तो जो ऊपरी सिरे की चौड़ाई होगी 1.6 डी होगी, उससे दूसरा सिरा जो है थोड़ा सा चौड़ा होगा। ठीक है, ताकि वो समलंब का आकार ले ले, और जो इसकी ऊंचाई होगी वो 0.7 डी ही होगी। ठीक है, इस तरह से होती है। पाइन हेड विथ टेम्पर्ड नेक, नेक क्या होगी, जो ये नेक होगी थोड़ा सा इसका घुमावदार हो जाता है, टेम्पर्ड हो जाता है। बाकी इस पाइन हेड की तरह ही होता है। पाइन हेड विथ टेम्पर्ड नेक, उसका जो 0.5 डी है वो 0.5 डी टेम्पर्ड होता है, बाकी 0.7 डी जो ऊंचाई रहती थी वैसे रहती है। ठीक है। राउंडेड काउंटर शंक हेड होता है, तो उसका जो हेड होगा वो राउंडेड होगा और काउंटर्ड होगा। ठीक है, जिसमें 0.5 डी का ये होगा, इंक्लिनेशन जो है उसका 60 डिग्री होगा। इस तरह से जो फिगर दिख रहा है वो राउंडेड होता है। फ्लैट हेड, फ्लैट हेड में क्या होता है कि ऊपरी सिरा जो होता है पूरी तरह से फ्लैट होगा, और फ्लैट की जो चौड़ाई होगी 2 डी होगी, ऊंचाई जो होगी उसकी 0.25 डी होगी। यदि जो है शंक की डाया डी है तो। इसी तरह से फ्लैट काउंटर शंक हेड की बात होती है, ये इसका ऐसे इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये हमारा किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ हेड। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिवेटिंग प्लेस, मतलब जिस स्थान पर आपको रिवेटिंग करनी है उस स्थान के आधार पर। जैसे मान लीजिए शॉप रिवेट हो गया या फील्ड रिवेट हो गया। अगर शॉप में करनी है, जैसे वर्कशॉप में करना है, या किसी अंदर शॉप में अगर रिवेटिंग करनी है तो उसको बोलते हैं शॉप रिवेटिंग, और जो रिवेट बन के आता है उसको बोलते हैं शॉप रिवेट। ठीक है। इसी तरह से फील्ड में, अगर फील्ड में की गई रिवेटिंग होती है तो उसको फील्ड रिवेटिंग बोलते हैं, तथा जो रिवेट होता है उसको फील्ड रिवेट बोलते हैं। ठीक है। जनरली जो शॉप रिवेट की स्ट्रेंथ पाई गई है तो वो फील्ड रिवेट की अपेक्षा 10% अधिक पाई जाएगी। मतलब जो शॉप रिवेट होता है वो अधिक मजबूत होता है, और इन कंपेरिजन टू फील्ड रिवेट। और तीसरा क्लासिफिकेशन जो हो गया पावर के आधार पर, जैसे मतलब वो पावर मतलब हैंड ड्रिवन हाथ द्वारा है या इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो उस तरह से दो प्रकार के होते हैं, एक हैंड ड्रिवन रिवेट होते हैं, एक पावर ड्रिवन रिवेट होते हैं। यदि रिवेटिंग जो है हथौड़े से की सहायता से गई है तो उसको हैंड रिवेटिंग बोलते हैं, और इस तरह का रिवेट को हैंड ड्रिवन रिवेट बोलते हैं। और रिवेटिंग अगर जो दूसरा सिरा हो गया उसको हम अगर हथौड़े से पीट के करते हैं तो उसको बोलते हैं हैंड रिवेटिंग। और अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी से ही हम वो करके रिवेटिंग करके उसको चौड़ा कर देते हैं ताकि वो ऊपर मतलब निकल ना पाए, तो उस रिवेटिंग बोलेंगे पावर ड्रिवन रिवेटिंग, और इस तरह के रिवेट को बोलते हैं पावर ड्रिवन रिवेट। इसमें भी पावर ड्रिवन रिवेटिंग की जो स्ट्रेंथ होती है हैंड ड्रिवन रिवेटिंग की अपेक्षा 20% अधिक होती है, क्योंकि उसमें हथौड़ा वगैरह चलाया जाता है हैंड ड्रिवन रिवेटिंग में, उसको जिससे उसकी स्ट्रेंथ जो है अफेक्टेड हो जाती है, कम हो जाती है। इसी तरह से ऑन दी बेसिस ऑफ अगर रिवेटिंग कंडीशन टेम्परेचर के आधार पर देखा जाए तो कोल्ड रिवेट होता है, हार्ड रिवेट होता है। कोल्ड रिवेट में क्या होता है, यदि रिवेटिंग ठंडी अवस्था में की गई है तो उसको कोल्ड रिवेटिंग बोलेंगे, और रिवेट को कोल्ड रिवेट बोलेंगे। यदि रिवेटिंग को गर्म करके कर दिया गया है तो उसको बोलेंगे हम मतलब हॉट रिवेटिंग बोलेंगे। इसी तरह से दो चीज़ें होती हैं इसमें क्लैंपिंग एक्शन होता है, क्लियरेंस होता है। क्लैंपिंग एक्शन में क्या होता है कि जैसे मतलब यदि रिवेटिंग हम गर्म अवस्था में करते हैं तो रिवेटिंग के बाद जब ठंडा होता है तो अपनी लंबाई की दिशा में थोड़ा संकुचित हो जाता है। ठीक है, जिससे प्लेट को वो जकड़ लेता है, आसानी से कस लेता है। तो इस एक्शन को ही क्लैंपिंग एक्शन कहते हैं। नाम से पता चल रहा है, क्लैंप कर लेता है, जकड़ लेता है। ठीक है, उसमें क्लियरेंस होता है। क्लियरेंस में क्या होता है, स्पेस बन जाता है। जैसे ठंडा होने पर रिवेट क्या होता है, उसकी डाया भी संकुचित होती है, और उसका जो प्लेट का होल होता है वो उसमें रिवेट के बीच में थोड़ा सा स्थान क्रिएट हो जाता है, स्थान आ जाता है, गैप आ जाता है।
तो जो स्थान क्रिएट होता है ठंडा होने के बाद तो उसको बोलते हैं क्लियरेंस। ठीक है, अब बात आती है इस तरह से पूरा रिवेट हमारा होता है। अब रिवेट कैसे, मतलब रिवेट के द्वारा जोड़ बनाए जाते हैं, या फिर अभी रिवेट के बारे में ही जाने, क्योंकि रिवेट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो रिवेट के माध्यम से जो जोड़ बनते हैं, मेनली दो प्रकार के जोड़ बनते हैं, एक होता है लैप जॉइंट, दूसरा होता है बट जॉइंट। तो पहले सबसे पहले जानेंगे लैप जॉइंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या गुण होते हैं। लैप जॉइंट मतलब दो प्लेटें अगर बनी हुई हैं, दो प्लेटें आपस में रखी गई हुई हैं और दोनों क्या करें, ओवरलैप करें। इस तरह से अगर प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट ये है, ठीक है, दूसरा प्लेट इस पर क्या कर दी जाए, ऊपर से ओवरलैप कर दी जाए इस तरह से, और इस पर क्या कर दिया जाए, इस तरह से रिवेट लगा दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिवेटिंग बोलेंगे, कि मतलब ये लैप रिवेट है। ठीक है, तो इसमें इसके सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक पहली प्रॉपर्टी होती है कि एक प्लेट का दूसरी प्लेट पर रख करके लैपिंग करके रिवेट जॉइंट बनाया जाए। अगर जो जॉइंट बनाया जाए उसको लैप जॉइंट बुलाएंगे बोलेंगे। और लैप जॉइंट की दोनों प्लेट तो अलग अलग प्लेन में होती हैं। ठीक है, जैसे मतलब इस अगर एक प्लेन दूसरा पहला प्लेट ये है एक प्लेन में, दूसरा क्या होता है दूसरे प्लेन में है, तो इस तरह पर जो रिवेट होती है एक प्रकार की बेंडिंग स्ट्रेस भी जनरेट करती है। जैसे देखिए ये अगर पी फोर्स लग रहा है, इस जैसे मान लीजिए फिगर बना हुआ है, इसमें अगर पी फोर्स लग रहा है, यहाँ पर पी फोर्स लग रहा है, और यहाँ मान लीजिए यह फोर्स लग रहा है, यहाँ भी यह फोर्स लग रहा है। ठीक है, दोनों फोर्स देखिए, दोनों फोर्स एक इस प्लेन में लग रहा है, दूसरा इस प्लेन में लग रहा है। दो वो फोर्स अगर दो फोर्स, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगे, एक फोर्स दूसरी डायरेक्शन में लगे, इनके बीच कुछ ना कुछ दूरी रहे, ये दूरी क्या है, प्लेट की दोनों प्लेट की मोटाई है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक प्रकार का आपका कपल जनरेट करेंगे, बेंडिंग जनरेट करेंगे। इसलिए से इसमें क्या होती है, जो डायरेक्ट स्ट्रेस आएगी ही आएगी, उससे जो है बेंडिंग स्ट्रेस भी आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए बेंडिंग स्ट्रेस भी जनरेट होती है। ठीक है, और ये जोड़ होता है, बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होने के कारण इस जॉइंट की स्ट्रेंथ क्या होती है, घट जाती है। इसलिए इसको बोलते हैं कि ये इसकी इफ़िशियंसी, इस जोड़ की लैप जॉइंट की जो होती है इफ़िशियंसी कम होती है, क्योंकि क्योंकि ये दोनों फोर्स अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन होती है, दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, जिसके कारण वो बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट कर दे रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों फोर्स क्या कर देते हैं, पहले कपल जनरेट करते हैं, उस कपल के कारण बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है और बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होती है। आईएस कोड एक मतलब प्रोविज़न देता है, उस कोड के प्रोविज़न के अनुसार ये जो यहाँ से लेकर के ये जो डिस्टेंस होती है, ये पूरी डिस्टेंस मतलब जो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, जिसको गैप या ग्रिप डिस्टेंस बोलेंगे, अगर उस डिस्टेंस की जो ये डायमीटर है, जो रिवेट जॉइंट हो रहा है, रिवेट के सैंक की जो डायमीटर है, वो जैसे सैंक बना हुआ है तो इसकी जो डायमीटर है उसकी डी डायमीटर है। तो अगर मान लीजिए ये लेंथ 5D से, ये लेंथ जो है इसकी 5D से कम है, तो बेंडिंग स्ट्रेस को भी निगलेक्ट बना देते हैं। ये जो गैप है, गैप की लेंथ जो होती है ग्रिप लेंथ बोलते हैं, ग्रिप लेंथ की वैल्यू अगर 5D से कम है तो उसको बोलेंगे कि ये जो है बेंडिंग स्ट्रेस नहीं जनरेट करेगा। ये आईएस कोड बोलता है, आईएस कोड के प्रोविजन के अनुसार है। ठीक है, फिर अगली चीज़ आती है कि मतलब रिवेट में लैप जॉइंट जो होता है, अगर पहली चीज़ सिंगल सीयर ही जनरेट होता है। ठीक है, रिवेट लैप में रिवेट सिंगल सीयर और बियरिंग स्ट्रेस दो प्रकार की होती है। एक सिंगल सीयर स्ट्रेस होती है, सिंगल सीयर स्ट्रेस कैसे जनरेट होती है कि एक ये अगर रिवेट इस तरह से लगा हुआ है, रिवेट हमारा इस तरह से अगर लगा है, ये रिवेट है, रिवेट लगा हुआ है, एक प्लेट इधर से खींच रही है या फोर्स से, ठीक, दूसरा प्लेट किधर से खींच रही है या फोर्स से इधर खींच रही है। तो ये देखिए एक दो समांतर दिशाओं में अलग अलग दूरी पर क्या है प्लेट, तो इधर वाला पोर्शन जाने का इधर प्रयास करेगा, इधर वाला पोर्शन इधर जाने का प्रयास करेगा, तो ये क्या होगा, एक समय आएगा इस पर क्या होगा, शियर स्ट्रेस के कारण ही ये टूट जाएगा।
ठीक है, तो वो स्ट्रेंथ के बराबर तक रुकता है, बाकी टूट जाता है। ठीक, तो इसलिए ये बताया गया कि मतलब रिवेट में क्या होता है, एक तो बेंडिंग कि गैप के कारण बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रही है, दूसरा शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ दिखाई यही है फ्री बॉडी में, फ्री बॉडी डायग्राम में। छठवां पॉइंट देखिए, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर रिवेट का बनाया जाए तो ये देखिए इस तरह से दिखेगा आपका फ्री बॉडी डायग्राम, कि अगर मान लीजिए ये वाला प्लेट ऊपर वाला, ऊपर ये प्लेट है, ऊपर वाला पोर्शन पी है, ये है आपका रिवेट है। तो ये वाला पोर्शन, इस ये जो प्लेट अगर ये इधर से इस प्लेट पर इधर से फोर्स लग खींच रहा है तो ये फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, ये प्लेट का इधर वाला सिरा इसको इधर दबाव डालेगा, इधर की तरफ दबाव डाल रहा है। ठीक है, तो और जो निचला सिरा और ये वाला सिरा क्या होगा, दूसरा वाला सिरा फोर्स इधर लगा हुआ है, तो ये समझिए कि ये इधर से धक्का दे रहा है, ये इधर जाने का प्रयास कर रहा है, ये इधर जाने का प्रयास कर रहा होगा। लेकिन रिवेट की स्ट्रेंथ के कारण, रिवेट के शियर स्ट्रेंथ के कारण ये क्या होगा, ये निचला पोर्शन, निचला सिरा ऊपरले सिरे को ये कह रहा होगा कि वो उधर खींच रहा है, नहीं तुम इधर रहो, अपनी स्ट्रेंथ के बराबर खींचेगा, अंदर से जनरेट करेगा। जब इस फोर्स को इसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा कर देंगे, मतलब इसका जो पर यूनिट एरिया है, जो स्ट्रेस जनरेट हो रही है इस फोर्स के कारण, अगर इसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो गया तो ये टूट जाएगा। तो ये वाला निचला वाला पोर्शन इसको कहता है कि नहीं तुम इधर चलो, और एक अपोजिट रिएक्शन फोर्स इसमें जनरेट हो जाता है। फिर सेम चीज़, जब निचला वाला सिरा इधर की तरफ जब आता है, ये इधर प्लेट की वजह से, फोर्स लगने की वजह से इधर चलता है, तो इसका इसी रिवेट का ऊपर वाला सिरा इसको इधर चलने के लिए कहता है। ठीक है, इधर वही सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है। इस तरह से जो है रिवेट जो है अपनी स्ट्रेंथ तक सह पाता है, बाकी फेल हो जाता है। फिर आता है दूसरा ज्वाइंट होता है, दूसरे प्रकार का ज्वाइंट, जिसको हम बोलते हैं बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट में क्या होता है कि दोनों प्लेट्स क्या रखती हैं, आमने सामने रखी जाती हैं, प्लेन उनका सेम रहता है, और वो जो है किसी कवर प्लेट के माध्यम से जोड़ी जाती हैं। जैसे मान लीजिए दो प्लेट हैं, दोनों प्लेट इस तरह से रखी जाती हैं, ये कंटिन्यूअस हैं, इधर ये प्लेट ये है, दूसरी प्लेट क्या होगी, इधर से थोड़ा सा मतलब स्पेस रखा जाता है, बहुत थोड़ा, ये स्पेस थोड़ा सा ही रखा जाता है। ठीक है, तो अब इसको जोड़ने के लिए जोड़ना है तो इस पर क्या रखेंगे, एक कवर प्लेट रख देंगे, इस तरह से कवर प्लेट रख देंगे। ठीक है, इसमें रिवेट लगा देंगे, इसमें रिवेट लगा देंगे, तो ये रिवेट लगा करके जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार की जो बनती है उसको बोलते हैं बट जॉइंट, इसको बोलते हैं बट जॉइंट। इसमें क्या होता है, अब अगर इसमें कवर प्लेट देखिए दो प्रकार से हो सकती है, एक ऊपर कवर प्लेट लगी होगी, ठीक है, इस तरह से लगी ऊपर कवर प्लेट, जैसे जो ऊपर लगी इसी तरह से क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन इसके नीचे वाले डायरेक्शन में भी कवर प्लेट लग सकती है। ठीक है, तो दो प्रकार का ये ज्वाइंट भी दो प्रकार की, एक सिंगल कवर बट ज्वाइंट बोलते हैं, दूसरा जो है डबल कवर बट ज्वाइंट होता है। बट ज्वाइंट दो प्रकार का होता है, सिंगल कवर बट ज्वाइंट, दूसरा डबल कवर बट ज्वाइंट। तो सिंगल कवर बट ज्वाइंट जो होता है इस तरह से होता है। अब इसके बारे में पहले जानें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंगल कवर बट ज्वाइंट अगर जाने हैं उसका क्या होता है, तो जो सिंगल कवर में जो होती है, सिंगल कवर के केस में जो दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो होता है सेम होता है, और लेकिन उसमें सिंगल कवर प्लेट लगे होने के कारण उसमें क्या होती है, सिमेट्रिसिटी नहीं होती है, एक्सिस एक्स एक्सिस के अबाउट जो है सिमेट्रिसिटी नहीं होती है। तो इसलिए ये थोड़ा सा डबल कवर प्लेट की तुलना में कम एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्रिया रेखा, इसमें तो बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट नहीं हो रही है। इसमें बेंडिंग स्ट्रेस के अतिरिक्त बल्कि बियरिंग स्ट्रेस जनरेट हो रही है। ठीक है, इसमें भी रिवेट सिंगल शियर में हो रहा है और बियरिंग स्ट्रेस मतलब जनरेट हो रही है। बहुत हल्का सा बियरिंग स्ट्रेस का ये चीज़ आ रही है। जैसे मान लीजिए कि एक प्लेट हमारा लगा हुआ है, बियरिंग स्ट्रेस भी हल्का सा जनरेट हो रही है। जैसे एक प्लेट हमारी ये लगी हुई है, ठीक है, दूसरी प्लेट आमने सामने ये पड़ी हुई है, और ये अगर मान लीजिए ऊपर कवर प्लेट लग रही है, ये रिवेट लगा कर अपने जोड़ दिया,
तो इसमें क्या होता है कि एक फोर्स इधर लगा, दूसरा फोर्स इधर लगा। अब ये जो दोनों प्लेट है, जैसे इसमें देखिए इसका क्रॉस सेक्शन में ये दिखाया गया है, ये जो वैल्यू जा रही है तो ये और जो ये दोनों, ये फोर्स जो ये लग रहा है और ये जो इसके जोड़ के कारण क्रिएट हो रही है, इसके बीच में कुछ क्या होती है, वैल्यू रह जाती है। तो इस वैल्यू को के कारण ही जनरेट होती है कुछ इसेंट्रिसिटी, जिसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। तो जो गैप हो जाता है यहाँ से, मतलब ये फोर्स है और उसके बाद दूसरा ये पी, आर फोर्स है रिवेट पर और पी फोर्स, इन दोनों के बीच में देखिए ये गैप दिखाया गया है। तो ये गैप के कारण जो जनरेट हो रहा है उससे बीयरिंग से बहुत हल्का सा जनरेट होती है। डबल कवर बल जॉइंट में भी यही है कि दोनों तरफ प्लेट होती हैं। अब देखिए इसका जो हम बना रहे हैं कि इसका दो व्यू होता है, एक जो होता है हमको फ्रंट व्यू होता है, एक होता है टॉप व्यू। अब फ्रंट व्यू से देखेंगे हम किसी भी चीज़ को, किसी भी प्लेट के जोड़ को, तो फ्रंट व्यू में हमको इस तरह से दिखेगा। ये जो दिख रहा है ये फ्रंट व्यू है, आप सामने खड़े होकर के देखेंगे तो प्लेट की मोटाई नज़र आएगी। और टॉप व्यू से जब देखेंगे तो टॉप व्यू को प्लेट की चौड़ाई भी नज़र आएगी आपको। ये इस तरह से प्लेट ऊपर लगा हुआ है, ये दो प्लेटें हैं, पहली प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। ये कवर ऊपर का लगा है, ऊपर का कवर आपको दिख रहा है, नीचे की कवर प्लेट आपको नहीं दिखेगी, नहीं दिख रही है, ठीक है। इसमें भी लाइन दोनों का लाइन एक्शन सेम होता है। और कनेक्शन भी ऊपर डबल प्लेट कवर प्लेट होने के कारण ऊपर भी प्लेट लगी है, नीचे भी प्लेट लगी हुई है, इसलिए कनेक्शन सिमेट्रिसिटी होता है। सिंगल कवर की तुलना में सिमेट्रिसिटी होने के कारण दूसरा डबल कवर प्लेट जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट होता है। इसमें रिवेट में डबल शियर, उसमें सिंगल शियर जनरेट होता था, इसमें डबल शियर जनरेट होता है। और बियरिंग भी होती है वही सेंट्रिसिटी के कारण। उसका भी एफ बी डी देख लीजिए, यहाँ पर लगा हुआ सिंगल रिवेट लैप जॉइंट, डबल रिवेट जॉइंट। तो इस तरह से आपका ट्रिपल रिवेट भी जॉइंट है, ये तीन उसमें है। अब देखिए रिवेट का अरेंजमेंट कैसे किया जाता है। रिवेट का मतलब कैसे रिवेट को जोड़ना है, कि चेन में जोड़ना है, कि डायमंड में जोड़ना है, कि स्टैगर्ड में जोड़ना है, कैसे लगा करके आपको जोड़ना है वो देखिए। उसमें जो चेन रिवेटिंग होती है, चेन रिवेटिंग में सारे रिवेट जो है एक मतलब एक लाइन में रहेंगे, ठीक है। लाइन कई हो सकती हैं वो अलग बात है, लेकिन सारे रिवेट क्या होंगे, एक लाइन में रहेंगे। इसमें भी देख लीजिए, जैसे इसमें क्या हुआ है कि सारे रिवेट इसमें क्या लग रहे हैं, तीनों एक लाइन में, ये लाइन में, ठीक एक ही लाइन में आपका लग रहे हैं, तो इसको बोलेंगे कि चेन रिवेटिंग, ठीक है। इस तरह दिखेगा। उसमें उसको डिफाइन कैसे करते हैं, यदि प्रत्येक रिवेट लाइन में रिवेट की संख्या बराबर समान अक्ष पर लगाए गए हों तो दोनों अक्षों की अबाउट सिमेट्रिसिटी सिमेट्रिक भी रहेंगे, और इसको बोलेंगे कि ये चेन रिवेटिंग है। डायमंड रिवेटिंग में क्या होता है, डायमंड रिवेटिंग केस में इसमें इस तरह से जैसे दिख रहा है, डायमंड रिवेटिंग केस में पहले जो होगा, जैसे मतलब दो चेन बनेगी, चेन इस तरह से बनेगी, मतलब दो या दो से अधिक चेन बनेगी इसमें डायमंड रिवेटिंग में, लेकिन चेन इस तरह से बनेगी कि जैसे जैसे प्लेट के बाहरी तरफ चलेंगे उसमें एक एक रिवेट की संख्या घटती जाएगी। इसी तरह से दूसरे वाले प्लेट पर भी रिवेटिंग ऐसी की जाएगी कि जैसे जैसे बाहरी तरफ से एक एक नंबर ऑफ रिवेट घटते जाएंगे, ठीक है। ये है, यदि रिवेट लाइन में रिवेट की संख्या एक एक बाहर की ओर कम हो रही हो तो उसे डायमंड रिवेटिंग बोलेंगे। स्टैगर्ड रिवेटिंग में क्या होती है, स्टैगर्ड रिवेटिंग में क्या होती है, उसमें मतलब जिगजैग नुमा होता है कि एक के दो रिवेटों के बीच में एक लाइन ऐसी, मतलब दो या दो से अधिक चेन बनी रहेगी, दो से अधिक चेन में रिवेट लगे रहेंगे। पहली लाइन इसमें क्या होता है, चेन में पहले समझिए, चेन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका एक चेन बनी है, अब इसमें एक रिवेट यहाँ लग गया, एक रिवेट यहाँ लग गया, एक रिवेट यहाँ लग गया, फिर दूसरा चेन बनी, एक रिवेट यहाँ लग गया, एक रिवेट यहाँ लग गया, एक रिवेट यहाँ लग गया, तीसरी चेन बनी, ऐसे नंबर ऑफ चेन आपकी बनती रही, ठीक है। तो ये बोला गया चेन रिवेटिंग हो गया। और डायमंड रिवेटिंग में क्या हुआ, डायमंड रिवेटिंग में हमने बताया कि जो बाहर की तरफ जैसे चलेंगे रिवेटों की संख्या क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। इस तरह से दूसरी चेन बनी तो केवल दो, इस चेन में तीन रिवेट थे, इस चेन में सिर्फ दो रिवेट लगे, तीसरे में क्या हो गया, एक ही रिवेट लगा, तो ये चेन रिवेटिंग, इसको इसी चेन रिवेटिंग को क्या बोलेंगे, अगर इस तरह से रहेगा बोलेंगे डायमंड रिवेटिंग। इसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, दो बने, तीसरे में क्या हो जाएगा, एक सिर्फ बन जाएगा, इसको बोलेंगे डायमंड रिवेटिंग।
और इसी अगर सेम चीज़ जो है डायमंड रिवेटिंग स्टैगर्ड रिवेटिंग में क्या होगा, स्टैगर्ड रिवेटिंग में भी चेन, एक चेन में अगर मान लीजिए 1 2 3, ठीक है, 3 रिवेट है, दूसरे वाले चेन में क्या करेंगे, इन दोनों रिवेटों के बीच में एक रहेंगे, फिर इन दोनों भी रिवेटों के बीच में एक रहेंगे, फिर इधर क्या हो जाएगा, फिर ज़्यादा हो गया इन दोनों रिवेटों के बीच में, इन दोनों रिवेटों के बीच में, इस तरह की जो रिवेटिंग होगी इसको बोलेंगे स्टैगर्ड रिवेटिंग। उसको डिफाइन कैसे करते हैं, जब रिवेटिंग इस प्रकार से की गई हो कि दूसरी अनुलंब दिशा की पंक्ति में रिवेट पहली अनुलंब दिशा की पंक्ति रिवेट के मध्य में लगे हों तो उसे जिगजैग या स्टैगर्ड रिवेटिंग कहते हैं। बता दिए मैंने, मतलब दोनों के बीच में लगते हैं। अब बात आती है कुछ जो है टेक्निकल टर्म, जैसे मतलब रिवेटिंग हो गई तो इसमें टेक्निकल टर्म कौन कौन से होते हैं, तो वो उनके बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए एक टेक्निकल टर्म में गेज डिस्टेंस होता है, पिच होता है, स्टैगर्ड पिच होता है, एज डिस्टेंस होता है, ठीक है, एज डिस्टेंस होता है, फिर उसके बाद आपका गेज डिस्टेंस कितना लिया जाता है, एज डिस्टेंस कितना लिया जाता है उसके बारे में, ठीक, फिर ग्रास डायमीटर क्या होता है, नॉमिनल डायमीटर क्या होता है, रिवेट लाइन क्या होता है, गेज लाइन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सब जानेंगे। तो पहले देखिए हमने नोटिफिकेशन लिख दिया है, अगर मान लीजिए इस तरह से आपका जो रिवेटिंग हो रही है इस तरह से अगर हुई है तो कैसे जानेंगे हम। पहली चीज़ नॉमिनल डाया या नॉर्मल डाया के बारे में जानिए। जो सैंक की डाया होती है हमने बताया, तो उसी को हम उसी के आधार पर रिवेट को जानते हैं। तो रिवेटिंग करने से पहले मतलब या ठंडी अवस्था में जो वास्तविक डायामीटर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल डाया बोलते हैं। ठीक है, नॉमिनल डाया में रिवेट जो उपलब्ध हैं सामान्यतः मार्केट में वो 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24, 27 mm, 30 mm, 33 mm, इस तरह के डाया वाले रिवेट हमको उपस्थित हैं। ग्रास डाया क्या होती है कि जो रिवेटिंग के बाद जो डाया निकलती है, हम इसमें भी क्या लेंगे, सैंक की डाया समझेंगे, सैंक का ही मतलब वो समझेंगे, डाया को डाया मान रहे हैं। लेकिन ग्रास डाया उसको इस तरह से बोलेंगे कि जब रिवेटिंग करने के बाद जो रिवेट की डाया होगी उसको बोलेंगे हम कि मतलब आपने रिवेटिंग की, ठंडा हो गया और उसके बाद वो जो डाया मिली। तो कोड जो बताता है यदि जो मतलब उसकी नॉमिनल डाया 25 mm तक है तो ग्रास डाया जो नॉमिनल डाया में 1.5 जोड़ देंगे, ग्रास डाया की वैल्यू हो जाएगी D+1.5 mm हो जाएगी। और अगर 25 mm से कम है तो ठीक, अगर 25 mm से ज़्यादा है तो ग्रास डाया की वैल्यू पता करने के लिए सैंक मतलब जो नॉमिनल डाया है उसमें 2 mm और जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा। तो D+1.5 होगा जब 25 mm से कम डाया होगी, डाया का सैंक होगा नॉमिनल डाया, और D+2 mm होगा यदि 25 mm से ज़्यादा होगा तब। रिवेट लाइन क्या होता है, अब रिवेट लाइन क्या होती है, रिवेट लाइन जनरली क्या होती है, फोर्स के पैरेलल काल्पनिक रेखा जिस पर रिवेट लगे होते हैं उस लाइन को ही रिवेट लाइन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि फोर्स के पैरेलल क्या होंगे, जैसे मान लीजिए ये रिवेटिंग आपकी की गई है, ये रिवेटिंग ये रिवेटिंग ये रिवेटिंग, ठीक है, ये प्लेट है, प्लेट में जो है आपकी रिवेटिंग इस तरह से हुई है, इधर फोर्स लग रहे हैं, इधर फोर्स, तो ये क्या होता है फोर्स के पैरेलल, जो फोर्स के पैरेलल मतलब ये, तो ये जो होगी उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिवेट लाइन या गेज लाइन, मतलब एक रिवेट दूसरा रिवेट को मिलाने वाली रेखा जो जा रही है उसको बोलेंगे गेज लाइन, फोर्स के पैरेलल होना चाहिए। देखिए रिवेट तो ये भी मिला रहा है लेकिन ये आपकी फोर्स के पैरेलल नहीं है, इसलिए इसको इसको हम नहीं बोलेंगे कि ये गेज लाइन है या रिवेट लाइन है, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे कि ये गेज लाइन है या रिवेट लाइन है, ये दोनों रेखाएं। ठीक है, पिच क्या होती है, पिच जो है पिच देखिए, पिच के बारे में जानिए। पिच में क्या होता है कि फोर्स के पैरेलल फोर्स के पैरेलल दो फोर्स लगे हुए हैं, ये फोर्स आपके इस तरह से लगे हुए हैं, फोर्स के पैरेलल ये फोर्स लगे हुए हैं, फोर्स के पैरेलल मतलब दो मतलब कॉन्टिन्यूअस रिवेट के बीच की दूरी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। एक रिवेट ये है दूसरा रिवेट ये है, दोनों लगातार हैं तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, पिच कहलाएगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, पिच। तीसरा क्या होता है स्टैगर्ड पिच, क्या होता है फोर्स के पैरेलल स्थिति में ही किन्हीं दो निकटतम रिवेट लाइन पर किन्हीं दो रिवेटों के बीच की सेंटर
टू सेंटर दूरी क्या कहलाती है, रिवेट। अब इसमें क्या होगा, स्टैगर्ड पिच होगी। स्टैगर्ड पिच में दो, अब देखिए स्टैगर्ड पिच क्या होती है, स्टैगर्ड पिच इस तरह से होती है कि एक स्टैगर्ड पिच ये होती है, स्टैगर्ड, पहले रिवेटिंग जानिए। स्टैगर्ड रिवेटिंग क्या होती है, दो, एक ही चेन, दो या दो से अधिक चेन में रिवेटों के बीच में जो रिवेट लगाए जाते हैं, इस तरह का पैटर्न अगर बनता है तो उसको बोलते हैं स्टैगर्ड रिवेट। अब एक रिवेट मतलब ये हो गई चेन, दूसरी चेन ये हो गई। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसको बोलेंगे क्या, स्टैगर्ड पिच बोलेंगे, स्टैगर्ड पिच बोलेंगे। जैसे कि ये दिखाया गया है, ठीक। फिर उसके बाद आपका आता है कि गेज डिस्टेंस। गेज डिस्टेंस जनरली क्या होता है, फोर्स के पैरेलल स्थित किन्हीं दो निकटतम रिवेट लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, लंबवत दूरी को क्या बोलेंगे, हम गेज बोलेंगे। पैरेलल, फोर्स के पैरेलल स्थित किन्हीं दो निकटतम रिवेट, इसमें देख लीजिए फिगर में, फोर्स के पैरेलल स्थित, ये फोर्स है, दूसरा ये फोर्स है, तो दोनों पैरेलल फोर्स के पैरेलल रिवेटिंग, मतलब ये रिवेटिंग हुई है, एक ये है, दूसरा क्या बोलेंगे, इसको गेज डिस्टेंस बोलेंगे। हम आपको दिखा रहे हैं, एक सेकेंड, ये देखिए, एक फोर्स के पैरेलल एक रिवेट लाइन ये हो गई, दूसरी रिवेट लाइन ये हो गई। अब इनके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी उसके क्या बोलेंगे, गेज डिस्टेंस, ठीक है। इसी तरह से एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, गेज डिस्टेंस कहलाएगी, ठीक, समझ में आया ना। फिर एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस क्या होती है कि जो सबसे किनारा वाला रिवेट है, चाहे ये सबसे किनारे वाला, प्लेट के सबसे किनारे रिवेट ये है, या फिर ये है, तो फोर्स के सबसे किनारे और प्लेट सबसे किनारे और फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब सबसे किनारे वाले रिवेट से एकदम एज तक, प्लेट के एज तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाएगी, फोर्स के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। रिवेट के सबसे किनारे वाले रिवेट से एज तक की दूरी को क्या कहते हैं, एज डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से जो टेक्निकल टर्म थे जो यूज होने थे वो हम आपको बता दिए। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके, थैंक यू।